हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को एजुकेशन के वीडियोस ला के दूँगी, तो सबसे पहला आज हमारा वीडियो आप सबके सामने हाजिर है। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो सेल और टिश्यू है, जिसमें अभी हम सबसे पहले सेल और उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप सबको डायग्राम मैंने बनाया है और आपको दिख रहा है कि सेल, सबसे पहले तो सेल क्या है। सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड रहती है। ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये पूरी कवर करती है, इसको अपन सेल बोलते हैं। ठीक है। ए लिविंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल। ठीक है। अब क्या है कि सेल, क्योंकि पता है जैसे कि एक घर में जब एक दीवार खड़ी होती है तो उसकी जो नींव होती है वो ईंट से रखी जाती है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो ईंट होती है। उसी प्रकार अपने ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो सेल होती है। उससे हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो ठीक, सबसे पहला हमने ये देख लिया कि सेल क्या है। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आपको एज अ डायग्राम में जैसा कि दिख रहा होगा, तो डायग्राम में मैंने जो बनाया है इसके स्ट्रक्चर में मेन जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा कि इसे मैंने लिखा भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेकंड होता है अपना साइटोप्लाज्म, और थर्ड होता है न्यूक्लियस। तो ये जो आउटर लेयर है, ये डबल लेयर, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो इसका इंटरनल जितना भी है लिक्विड और इसमें जो ऑर्गेनल्स ये सब प्रेजेंट है, ये पूरा हमारा साइटोप्लाज्म है। और ये इंटरनली ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा न्यूक्लियस है। इसको हम एक तरीके से ब्रेन भी बोलेंगे अपने सेल का, क्योंकि इसी से हमारे सेल का जो पूरा जो रेगुलेशन है वो होता है। ठीक है। तो अब जैसा कि हमने देख लिया कि जो 3 स्ट्रक्चरल, हमने देखा कि इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था और कहा भी था कि मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगी जिसको आप नोट्स लिख भी सकते हैं और आगे आपको ये हेल्प करेगा आपकी नोट्स प्रिपरेशन में और एग्ज़ाम्स के लिए भी। किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, चाहे आप एकेडमिक में हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहला, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। इट इज़ मेड बाय लिपिड बाइलेयर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो इन तीनों जो लिपिड्स दिए, ये बाई लेयर है, डबल लेयर लिपिड्स की। ठीक है। जिसमें फॉस्फोलिपिड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और ग्लाइकोलिपिड्स भी है। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है। इट कंटेन्स ऑल द सेल्यूलर कंटेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ठीक है। और साइटोप्लाज्म को हम कैसे पता लगेगा, तो साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स को अगर जो ज्वाइंट कर दिया जाए तो दोनों को मिला के हमारा साइटोप्लाज्म होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसा कि उसमें लिखा हुआ था कि साइटोसोल, मतलब ये जो लिक्विड पार्ट है ये साइटोसोल है, और ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये ऑर्गेनल्स है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन लोगों को, इन दोनों को, मतलब ऑर्गेनल्स और सही है लिक्विड पोर्शन को ऐड कर दिया जाए तो हमारा साइटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म हमारा क्या कंटेन करता है, साइटोसोल और ऑर्गेनल्स। तो अब साइटोसोल कैसे होता है, ये एक लिक्विड पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था। ये एक लिक्विड पोर्शन है, इसमें हमारे में 75 से 90% ऑफ वाटर होता है, और उसके अलावा ग्लूकोज, आयन, प्रोटीन, फैट, एटीपी, वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब सेल को फंक्शन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारा कंटेंट इसमें हम होता है। ठीक है। अब सेल वॉल्यूम का 55% हमारा साइटोप्लाज्म होता है, मतलब जो पूरी सेल है उसका जो भी अंदर का जो सेल वॉल्यूम, उसका जो पूरा सेल वॉल्यूम है उसका 55% हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है,
एक एक ऐसा फंक्शन या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि सेल के किसी न किसी फंक्शन को कर रहा होता है। सेल में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेल का जो भी फंक्शंस है उसको फॉलो करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए सेल ऑर्गेनल्स की ज़रूरत होती है। तो सेल ऑर्गेनल्स एक का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब जैसे कि इसमें मैंने कुछ सेल ऑर्गेनल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसा कि सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, और भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनल्स में, तो देखो सबसे पहले जैसे ये दिया हुआ है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें सेंटर में दो सेंट्रियोल्स होते हैं। वो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सेल डिवीज़न के टाइम पे हेल्प करते हैं। सेल डिवीज़न के टाइम पे वो मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे चले जाते हैं और जब सेल डिवीज़न होता है तो न्यू सेल का डेवलपमेंट होता है। तो सेंट्रोसोम का क्या काम होगा? सेंट्रोसोम हमारे सेल डिवीज़न में माइटोसिस में हेल्प करता है। फिर हमारा दूसरा देखो, दूसरा कहाँ है? ये रहा, लाइसोसोम, दूसरा ऑर्गेनल हो गया। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है? लाइसोसोम को हम फैगोसाइटिक होता है वो, इसको हम लोग सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है। किसी भी प्रकार का पैथोजन, कोई बीमारी, कुछ भी अगर हमारे बॉडी में आती है तो इसका जो लाइसोसोम का काम होता है उसको हटाना, उसको ख़त्म करना, उसको वो डाइजेस्ट कर देता है, सेल से हटा देता है। ठीक है, ये होता है लाइसोसोम का काम। उसके बाद हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है, जैसे कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? इसके जो दो टाइप्स के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम की लेयर है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनसे पहले समझने के लिए हमको ये समझना है कि राइबोसोम हमारा जो सेल ऑर्गेनल है इसका क्या काम होता है? राइबोसोम को हम, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसको हम प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि ये इसका काम है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि सेल की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड है तो वो रफ हो गया, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो स्मूथ हो गया। अब हमारा नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट जैसे वैक्यूल है। वैक्यूल तो एक ये स्पेस होता है जो कि सेल को मिला हुआ होता है, जिससे कि फंक्शंस को सुचारू रूप से किया जा सके। उसके बाद हमारा और इसमें दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? वो प्रोटीन्स, ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरी सेल को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, इसमें एटीपी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर ये हमारा गोल्जी वेसिकल बोल दो, या गोल्जी अपरेटस बोल दो, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो, ये जो तीन हैं, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी वेसिकल, इनका काम क्या होता है? ये जो भी प्रोटीन हमारी सेल में प्रोड्यूस होता है राइबोसोम के द्वारा, जो प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है उसका पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये होता है गोल्जी अपरेटस का काम। तो मैंने आपको सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस बता दिए, एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ सबसे ऊपर हमारा ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये हमारे बॉडी, हमारे सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, जिससे कि सेल हमारा फंक्शन करता है। दूसरा हमारा, मैंने सेंट्रोसोम के बारे में बताया था। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम सेल डिवीज़न में हेल्प करता है माइटोसिस के दौरान। इसके अंदर दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीज़न में एक मेम्ब्रेन के कॉर्नर में जाके और सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तीसरा मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, रफ और स्मूथ। रफ क्यों होते हैं? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और स्मूथ इसलिए क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। अब राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसको हम, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारी सेल की ग्रोथ के लिए बहुत यूज़फुल होता है। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना,
उसके बाद हमने गोल्जी अपरेटिस के बारे में जाना। गोल्जी अपरेटिस का काम होता है ये जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में सेल में प्रोड्यूस हो रहा है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है और सेल में इधर उधर पहुंचाता है जहाँ भी इसकी नीड होती है। उसके बाद हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। लाइसोसोम क्या होता है, इसको हम ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक का मतलब इनगल्प कर जाता है, खा जाता है। इसको अपन ये भी बोलते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करता है सेल के। जो भी कोई बीमारी है, पैथोजन है जो हमारी सेल में अगर एंटर करेगा तो लाइसोसोम अपना काम करके इसको इनगल्प कर देगा और फिनिश कर देगा। ठीक है, ये हमने सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब सेल ऑर्गेनेल्स के बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज अ ओवल शेप्ड सिंगल स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट कंबाइंस द जेनेटिक मटेरियल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं अपन। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कि उसका ब्रेन है, क्योंकि उसमें ही हमारे सेल का जो मेन कैरेक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अब क्रोमोसोम्स बोलते हैं, उसके बाद इसमें भी ये भी डबल लेयर्ड, इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। तो हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। तो न्यूक्लियस में मैंने क्या बताया कि एक ओवल शेप सिंगल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इसमें भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि सेल में मेम्ब्रेन होती है ऐसे को भी न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग रखने के लिए एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको, और उसके अंदर जब सेल मेम्ब्रेन है फिर उसके अंदर कुछ स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। और फिर न्यूक्लियस में हेरिडिटरी यूनिट होती है क्योंकि इसके अंदर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए में जुड़े हुए होते हैं लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, जो डीएनए होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स जुड़े हुए होते हैं जिसको हम जीनोम्स बोलते हैं। जब पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है, अब एक ह्यूमन जीनोम के अंदर 30,000 ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में अपन ने क्या जाना कि न्यूक्लियस एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स में अब जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरीके के स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है, मुझे पता है आप लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो न्यूक्लियोलाई कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस होता है वो हेरिडिटरी यूनिट होता है, जीन्स उसको कंटेन करता है। ठीक है, जो जीन होता है वो पूरा एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जो सेल का, उसको हम जीनोम कहते हैं। और एक जीनोम के अंदर लगभग 30,000 ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप इन सबको, मैंने आज आपको सेल का पूरा स्ट्रक्चर बताया। सेल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर होती है, मतलब कि डबल लेयर होती है जिसमें लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड से बनी हुई होती है। साइटोप्लाज्म जो दो चीज़ों से मिलके बनता है, साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स। साइटोसोल एक लिक्विड फॉर्म है, ऑर्गेनल्स एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जो कि सेल को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एक ब्रेन की तरह काम करता है, उसमें जेनेटिक कंटेंट होता है, वो न्यूक्लियस होता है। सो आज के लिए सेल हमने स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा अगला टॉपिक टिश्यू रहेगा।